स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कार्नो इंजन यानी आदर्श ऊष्मा इंजन, आइडियल हीट इंजन के बारे में जानेंगे। तो कार्नो इंजन, कार्नो साइंटिस्ट ये थे, इनके नाम पर कार्नो इंजन, इन्होंने कार्नो इंजन यानी आदर्श ऊष्मा इंजन की कल्पना की। ये एक इमेजिनेशन है। ये 1824 में इन्होंने इस आदर्श ऊष्मा इंजन की कल्पना की थी। और इसके कुछ जो चार पार्ट्स हैं इंजन का कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम। इंजन में 4 यूनिट्स हैं, 4 पार्ट। पहली यूनिट है सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस। आइडियल गैस के साथ यानी आदर्श गैस एक सिलेंडर में भरी हुई है। सिलेंडर की दीवारें पूर्णतया ऊष्मारोधी दीवारें हैं सारी, और केवल एक ही दीवार नीचे की बॉटम वो हीट कंडक्टिंग वॉल यानी ऊष्मा सुचालक दीवार है। तो इस सिलेंडर में केवल एक ही इंड यानी बॉटम से ही ऊष्मा सिलेंडर में प्रवेश कर सकती है। आदर्श गैस ऊष्मा ले सकती है इस बॉटम से, और सब जगह से ऊष्मा का चालन ब्लॉक है। तो ऊष्मा रोधी दीवार है, हीट इंसुलेटिंग वॉल्स बाकी सारी दीवार हैं। ये पिस्टन लगा हुआ है इसमें, ये पिस्टन ऊपर नीचे होने के लिए है। और आइडियल गैस है हमारे पास यहाँ पर। आइडियल गैस के 1 मोल ले सकते हैं, n मोल, कुछ भी जो हमें सुविधाजनक हो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से काल्पनिक सिस्टम है। आइडियल गैस यानी आदर्श गैस काल्पनिक है, इसलिए हमारा इंजन भी काल्पनिक है। दूसरा पार्ट है पार्ट बी, उच्च ताप कुंड हीट रेजरवायर। ये एक ऐसा हीट सोर्स है, ऊष्मा स्रोत, जो कि T1 टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इससे कितनी भी ऊष्मा ले लें और इसका तापमान घटने वाला नहीं है। ये ऊष्मा स्रोत एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऊष्मा सदैव प्रोवाइड करेगा। इसकी दीवारें भी पूरी तरह से ऊष्मारोधी दीवार है। केवल जो अपर लेयर है, अपर वाल, वो ऊष्मा सुचालक दीवार, हीट कंडक्टिंग वाल है। इसी तरह से पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी एक हीट इंसुलेटिंग स्टैंड है, जिसको कुचालक स्टैंड या हीट इंसुलेटिंग स्टैंड कहते हैं। इससे कहीं से भी ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी, या ये ऊष्मा पूरी तरह से ऊष्मा का प्रवाह ब्लॉक कर देगा। ये ऊष्मा कभी ना लेगा ना देगा। चौथा पार्ट है पार्ट डी, हीट सिंक यानी ऊष्मा ग्रहण करने वाला। ये T2 टेम्परेचर, निम्न ताप कुंड T2 टेम्परेचर पर ऊष्मा ग्रहण करता है। ऊष्मा ग्रहण करने के लिए इसका जो अपर लेयर है यही ऊष्मा ग्रहण करता है। ये ऊष्मा सुचालक दीवार का बना होता है। और इसमें हीट सिंक की खासियत यह है कि ये T2 टेम्परेचर पर कितनी भी ऊष्मा ले सकता है। इसका टेम्परेचर बदलने वाला नहीं है। टेम्परेचर ऊष्मा लेने के साथ इसका टेम्परेचर कांस्टेंट सदैव बना रहेगा। तो इस तरह से हमारे आदर्श ऊष्मा इंजन के 4 आदर्श पार्ट हो गए। पहला, सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस, यानी किसी एक सिलेंडर में आदर्श गैस भरी हुई है जिसकी दीवारें पूर्णतया ऊष्मारोधी दीवारें हैं। ये एक काल्पनिक अरेंजमेंट हो गया। इसमें परफेक्ट गैस भरी हुई है, आदर्श गैस। और दूसरा अरेंजमेंट, ऊष्मा स्रोत जिसका तापमान T1 है, T1 टेम्परेचर T2 से ज्यादा है। और ये उच्च ताप कुंड यानी हीट रेजरवायर, इससे कितनी भी ऊष्मा T1 टेम्परेचर पर हम ले सकते हैं। तीसरा, कुचालक स्टैंड, ये पूरी तरह से परफेक्टली हीट इंसुलेटिंग स्टैंड की तरह कार्य करेगा। इससे इस पर रखी जाने वाली वस्तु को पूरी तरह से हीट ये ब्लॉक कर देगा। वातावरण से कोई हीट मिलेगी नहीं वस्तु को, और न ही ये स्टैंड वस्तु से ऊष्मा लेगा। डी, हीट सिंक है, निम्न ताप कुंड। ये T1 टेम्परेचर पर कितनी भी ऊष्मा ले सकता है हमारा निम्न ताप कुंड। ये 4 पार्ट, चारों आइडियल हैं, चारों वास्तविक में बनाए नहीं जा सकते। अब आते हैं इंजन की वर्किंग पर। कार्नो इंजन की वर्किंग इसकी 4 स्टेप्स में है। चारों स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। तो सिलेंडर में 1 मोल आदर्श गैस भरी है, तो 1 मोल ही हम कंसीडर करेंगे। और इसका इनिशियल टेम्परेचर आदर्श गैस का T1 है, और प्रेशर वॉल्यूम P1 एंड P2 है। इस स्थिति में यहाँ पर A पर वो स्थिति है, पीवी ग्राफ में हम देखेंगे। A पर है वो सिस्टम हमारा आदर्श गैस निकाय जिसको, तो वो A पर है, P1, V1 और टेम्परेचर T1 है। और फिर हम इस पर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमारा प्रथम चरण समतापी प्रसार, आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम जो हमारा सिलेंडर है
इसको हीट सोर्स पर रखेंगे। हीट सोर्स पर रखते ही पार्ट हमारा सिलेंडर T1 टेम्परेचर पर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर, इसका भी टेम्परेचर T1 है, इसका भी, ये कुछ हीट हमारा जो आदर्श गैस है ये हीट ले लेगा T1 टेम्परेचर पर। तो ये समतापी प्रसार हुआ, क्योंकि हीट टेम्परेचर T1 पर ली गई है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा पूरे प्रक्रम के दौरान। चूंकि हीट लेने से गैस के आयतन में वृद्धि होती है, तो इसलिए हम इसको, ये जो पहला प्रोसेस है जिसमें हीट लेके एक्सपैंड हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कहलाता है समतापी प्रसार या आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान हमारा सिस्टम ए से बी तक जाता है। ये जो कर्व है आइसोथर्मल कर्व, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर बना हुआ है। इस पर हमारा जो सिस्टम है V2 P2, यानी इसका वॉल्यूम V2 हो गया और प्रेशर P2 हो गया। प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज करने के कारण हम इसको समतापी प्रसार कह रहे हैं। प्रसार एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपैंड होने में होता है, तो इसलिए हमें इसको समतापी प्रसार कहा जा रहा है इस घटना को। चूंकि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है, इसलिए इसको समतापी प्रसार कहते हैं। इस प्रक्रिया में Q1 हीट ली गई आदर्श गैस द्वारा ऊष्मा स्रोत से, और Q1 हीट के कारण किया गया वर्क ड्यू टू टेकिंग Q1 हीट। तो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन PdV, और लिमिट्स हमारी होंगी V1 टू V2। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे। हम जानते हैं कि PV = nRT। तो इस तरह से हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में P की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे PV = nRT से। n की वैल्यू 1 ले लेंगे, 1 मोल लिया है मैं। तो P = RT/V, और यहाँ चूंकि टेम्परेचर T1 है तो RT1/V, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। RT1 को बाहर निकाल लेंगे, R गैस कांस्टेंट है और T1 टेम्परेचर, दोनों कांस्टेंट है। तो जब निकालेंगे तो log V, ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। लिमिट्स रखेंगे V1 V2, तो log V2 माइनस log V1 आ जाएगा, और फिर सॉल्व करेंगे तो log V2/V1। इस तरह से हमारा जो वर्क हुआ है पहले स्टेप में nRT1, n तो 1 हो गया, RT1 log, ये एक्सपोनेंशियल लॉग है, log E V2/V1, इतना वर्क हो गया ये। और इसकी वैल्यू और वर्क की वैल्यू ग्राफ पर देखनी है। तो एरिया अंडर कर्व के अंदर जो एरिया होगा, ये कर्व है हमारा ये वाला AB, तो AB के अंदर जो भी एरिया आ रहा है ABMK, ये एरिया, यही इस प्रक्रिया में किया गया कार्य है। अब सेकंड स्टेप है हमारा द्वितीय चरण, रुद्धोष्म प्रसार। इसमें हम सिलेंडर को हीट सोर्स से उठा के अब कुचालक स्टैंड यानी हीट इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखेंगे। तो आदर्श गैस को इस केस में स्टैंड पे रखने पर ना तो बाहर से ऊष्मा मिलेगी, ना ही इसकी ऊष्मा बाहर जाएगी। तो इस तरह से जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, रुद्धोष्म प्रक्रम। क्योंकि इस प्रक्रिया में गैस कुछ मात्रा में एक्सपैंड करेगी, इसका आयतन बढ़ जाएगा। इस कारण से ये रुद्धोष्म प्रसार, ये प्रक्रिया या दूसरा स्टेप रुद्धोष्म प्रसार एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहलाएगा। और उस प्रसार के दौरान सिस्टम B से C तक जाएगा, और इस प्रक्रिया में कोई हीट सिस्टम से न ली जाएगी, न दी जाएगी आदर्श गैस द्वारा। तो B से C बिना हीट एक्सचेंज के हो रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्धोष्म प्रसार। और प्रेशर P3 हो गया, वॉल्यूम V3 हो जाएगा इस प्रक्रिया में, और ये B से C तक पहुंच जाएगा हमारा सिस्टम। रुद्धोष्म प्रसार के दौरान वर्क कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि कोई हीट नहीं ली गई है। इस प्रक्रिया में वर्क W2 = इंटीग्रेशन PdV V2 टू V3 हमारी लिमिट्स होगी। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम जानते हैं रुद्धोष्म प्रसार में कितना वर्क होता है। W2 = RT/1 - गामा, फाइनल टेम्परेचर T2 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है, तो ये आ जाएगा T2 - T1। तो इस तरह से हमारा जो एरिया आएगा अंडर कर्व, उसको कैलकुलेट करेंगे। B to C हमारा एरिया आएगा BCNMB। तो ये एरिया किया गया कार्य W हो गया, ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य यानी सेकंड स्टेप में किया गया कार्य मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड स्टेप में, तृतीय चरण में, समतापी संपीड़न। तीसरे स्टेप का नाम समतापी संपीड़न है।
इसमें हम अपने सिलेंडर को हीट सिंक पर रखेंगे, ऊष्मा सिंक यानी निम्न ताप कुंड पर रखेंगे सिलेंडर को। चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान गैस का टेम्परेचर T2 हो गया था, अब T2 टेम्परेचर पर हीट सिलेंडर से यानी आइडियल गैस से हीट सिंक को मिलेगी। इस प्रक्रिया में मान लेते हैं Q2 हीट सिंक में गई, ऊष्मा सिंक में गई, तो सिलेंडर चूंकि ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर ही ये प्रक्रिया अपना रही है हो रही है, इसलिए हमारा ये जो प्रोसेस होगा ये समतापी प्रक्रम होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस चूंकि इस प्रक्रिया में हीट सिंक को मिल रही है, तो चूंकि हीट ली जा रही है सिलेंडर से, इसलिए इसके आयतन में कमी होगी। तो ये एडियाबैटिक आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी समतापी संपीड़न कहलाता है। चूंकि ये सेम टेम्परेचर पर होता है तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, और इसमें गैस के आयतन में कमी होती है, इसलिए आइसोथर्मल कंप्रेशन समतापी संपीड़न प्रोसेस कहलाता है। और इस प्रक्रिया में Q2 हीट सिंक में प्रवेश करती है। कहां से? हमारी आइडियल गैस से Q2 हीट इसमें प्रवेश करेगी। इस संपीड़न के दौरान हमारा सिस्टम C से D तक जाएगा, यानी P3 V3 से P4 V4 पर जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2, और Q2 हीट सिस्टम से बाहर निकलेगी, यानी आदर्श गैस से हमारे बाहर निकलेगी Q2 हीट। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य CDLN, तो ये जो कर्व के अंदर एरिया है नीचे, यही किया गया वर्क हो गया CDLN। हम वर्क कैलकुलेट करेंगे Q2 इक्वल टू W3 इंटीग्रेशन PdV। यहाँ माइनस साइन हम इसलिए लगा रहे हैं कि वर्क यहाँ हीट हमने इजेक्ट कर ली, इसलिए हम अब ये हमारा वर्क सिस्टम है, ये प्रेशर माइनस में रखना पड़ेगा। तो इस तरह में हम वर्क निकालेंगे, P को रिप्लेस करेंगे P इक्वल टू RT से V RT2 अपॉन P, इसकी ये वैल्यू रखेंगे RT2 अपॉन V। तो RT2 को कॉमन ले लेंगे हम, और dV अपॉन V का इंटीग्रेशन करेंगे log V ln V, और लिमिट्स होगी V3 टू V4, और सॉल्व करने पर माइनस RT2 log V4 अपॉन V3 आएगा। इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा W3 इक्वल टू RT2 log V3 अपॉन V4, ये हमारा वर्क डन आ जाएगा आइसोथर्मल कंप्रेशन समतापी संपीड़न यानी तीसरे चरण में। फोर्थ स्टेप में चौथे चरण में हम फिर से सिलेंडर को हीट सिंक से उठाकर स्टैंड पर रखेंगे। स्टैंड पर रखने पर फिर से हमारा जो प्रोसेस होगा वो रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। चूंकि इस प्रोसेस में गैस के आयतन में कमी आएगी, इसलिए ये प्रोसेस संपीड़न या कंप्रेशन कहलाएगा। और इस प्रक्रिया में ना तो हीट ली जाएगी ना हीट दी जाएगी गैस द्वारा, इसलिए ये चूंकि ये स्टैंड पर रखा है, इसलिए ये प्रोसेस होगा पूरी तरह से चारों तरफ से। ये भी हमारा नॉन कंडक्टिंग वॉल से यानी हीट इंसुलेटिंग वॉल से बंध गया कुछ अलग स्टैंड द्वारा, इसलिए गैस ना तो ऊष्मा लेगा ना ही ऊष्मा देगा। तो इस कारण से ये प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। आयतन में कमी हो रही, इसलिए रुद्धोष्म संपीड़न यानी एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। और इस प्रक्रिया में हमारा सिस्टम D से A तक फिर से पहुंच जाएगा और इसका टेम्परेचर पुनः T1 हो जाएगा। तो ये एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा प्रोसेस D to A, और इस प्रक्रिया में किया गया कार्य DAKL। ये ग्राफ के अंदर जो एरिया है DAKL, यही इसका इस प्रोसेस में किया गया वर्क W होगा। चरण में हम रुद्धोष्म संपीड़न एडियाबैटिक कंप्रेशन में वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। W4 इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस PdV, लिमिट्स होगी V4 टू V1, और फिर इसका जब कैलकुलेशन किया जाएगा तो ये वर्क आ जाएगा हमारा R अपॉन 1 माइनस गामा, और चूंकि ये माइनस साइन है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो माइनस R अपॉन 1 माइनस गामा T2 अपॉन T1। तो ये वर्क हमारा आ जाएगा। और इस तरह से हमारे चारों स्टेप में किया गया वर्क मिल गया, और हम अब नेट वर्क निकाल सकते हैं।
कार्नो साइकिल में जो 4 स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स में पहली बार हम सिलेंडर को ऊष्मा स्रोत पर लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पर ऊष्मा सिलेंडर में जाती है, तो ये प्रोसेस समतापी प्रसार आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। फिर दूसरे स्टेप में हम कुचालक स्टैंड पर रखते हैं। कुचालक स्टैंड पर रखने से पूरी तरह से हमारी गैस ब्लॉक हो गई ऊष्मा लेने और देने के लिए, तो ये ना तो ऊष्मा ले सकती है ना दे सकती है, तो ये रुद्धोष्म प्रसार एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, सिलेंडर को हीट सिंक पे रख देंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पर ऊष्मा सिलेंडर द्वारा हीट सिंक में जाएगी, तो इस प्रक्रिया में समतापी संपीड़न होगा। और चौथे प्रक्रिया में फिर से हम स्टैंड पे रखेंगे चौथे स्टेप में, तो स्टैंड पे रखने से आदर्श गैस का आयतन डिक्रीज होगा और ये कोई भी ऊष्मा बाहर नहीं जाएगी, ना अंदर बाहर की ऊष्मा अंदर आएगी। तो इस तरह से ये रुद्धोष्म संपीड़न एडियाबैटिक कंप्रेशन चौथा स्टेप हो गया। तो ये चारों स्टेप हमारे कंप्लीट होते हैं। हर एक स्टेप में वर्क की वैल्यू कैलकुलेटेड है। करने के बाद जो नेट वर्क हमारा मिलेगा वो पूरा जो हमारा एक लूप बना है ABCDA, इस लूप का जो एरिया होगा, इस लूप का जो क्षेत्रफल होगा, वही हमारा इस कार्नो साइकिल में चारों स्टेप में किए गए कार्य को प्रदर्शित करेगा। यही हमारा किया गया कार्य है। अब नेटवर्क हम कैलकुलेट करेंगे। ऊष्मा इंजन द्वारा प्रति चक्र किया गया कार्य, एक चक्कर में हीट इंजन द्वारा किया गया कार्य। तो पहले 2 स्टेप्स में किया गया कार्य W1 प्लस W2 और तीसरे चौथे चरण में किया गया कार्य W3 W4 और फिर नेटवर्क एक साइकिल में क्या होगा W1 प्लस W2 और बाकी वर्क हम जो हमारे जो W1 W2 हैं ये वर्क हैं एक्सपेंशन में और W3 W4 कंप्रेशन में है, तो कंप्रेशन वाले वर्क घटाएंगे, तो W1 प्लस W2 माइनस W3 प्लस W4। और हम जानते हैं कि जो हम डेरिवेशन कर चुके हैं इक्वेशन 2 और 4 से, हमारे दोनों वर्क बराबर हैं W2 और W4, तो ये कट जाएंगे, तो हमारा वर्क W1 माइनस W3 और W1 Q1 के बराबर है, W3 Q3 के बराबर है। तो हीट सिंक द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा यानी हमारे आदर्श गैस द्वारा रिजेक्ट की गई ऊष्मा Q3 है। तो इस तरह से किया गया वर्क Q1 माइनस Q3, तो जो हमारा लूप का एरिया है वही किया गया वर्क, नेट वर्क डन होगा। लास्ट टॉपिक है इफिशियंसी ऑफ कार्नो इंजन यानी आदर्श ऊष्मा इंजन या कार्नो इंजन की दक्षता। दक्षता होती है जितनी ऊष्मा दें उसका कितना भाग कार्य में बदला, वो कहलाता है दक्षता या इफिशियंसी। इफिशियंसी इक्वल टू ईटा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, कुल किया गया कार्य अपॉन इंजन को दी गई कुल ऊष्मा, हीट सप्लाइड टू इंजन। ये W अपॉन Q1 हीट सप्लाई किया था, W हमारी नेट वर्क डन हो गया। तो इस तरह से नेट वर्क डन Q1 माइनस Q2 यानी हीट रिजेक्ट जितनी हुई वो Q2 हो गई और हमारा Q1 जितनी हीट इंजन को मिली। तो इस तरह से हमारी इफिशियंसी आ गई ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये जो दक्षता आई है इफिशियंसी हमारी, ये किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है। किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालने को आएगा तो ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 है इंजन द्वारा रिजेक्ट की गई ऊष्मा या इंजन द्वारा वातावरण को दी गई ऊष्मा और Q1 इंजन को दी गई ऊष्मा। तो इस तरह से ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो हमें किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता मिल जाएगी। अगर हमें आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालनी है या कार्नो इंजन की दक्षता निकालनी है तो इसके लिए Q2 अपॉन Q1 ये होता है बराबर T2 अपॉन T1 यानी टेम्परेचर्स इन केल्विन। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपने इफिशियंसी के फार्मूले में, ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहां ये T1 और T2 टेम्परेचर हैं डिग्री केल्विन में। हमारे केल्विन स्केल यानी एब्सोल्यूट स्केल में टेम्परेचर्स हैं T1 T2, इनकी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू नहीं है, इसलिए हम जब भी फार्मूला यूज करेंगे हम डिग्री केल्विन में ही रख के तब दक्षता निकालेंगे। और ये दक्षता है आदर्श ऊष्मा इंजन की। तो आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 माइनस T2 अपॉन T1 और ऊष्मा इंजन की दक्षता 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। यही दक्षता हमारी दक्षता के फार्मूले या इफिशियंसी के फार्मूले होते हैं। तो हमारा आइडियल हीट इंजन यानी आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता टेम्परेचर्स T1 और T2 दोनों पर निर्भर कर रहे हैं। इसकी दक्षता अत्यधिक होगी जब T1 बहुत ज़्यादा हो और T2 बहुत कम हो, तभी इस घटने वाले टर्म की वैल्यू बहुत कम होगी। इस तरह से हमारी दक्षता मैक्सिमम हो जाएगी।
चूंकि T1 T2 ये किसी भी ऊष्मा इंजन के लिए फिक्स हैं, तो हमारा जो आइडियल इंजन, जो काल्पनिक इंजन है, उसकी दक्षता पर एक अपर बाउंड आ गया। T1 इस फार्मूले से हमें जो हमारी दक्षता है, आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता है, उसका एक अपर बाउंड आ गया। उसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। कोई आदर्श ऊष्मा इंजन है, वो T1 और T2 टेम्परेचर्स जो यहाँ दिए गए हैं 1327 डिग्री सेल्सियस और 127 यानी 127 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इन दोनों तापमानों के बीच में आदर्श ऊष्मा इंजन कार्य कर रहा है। तो इन टेम्परेचर्स को हम पहले केल्विन बदलेंगे, 1600 केल्विन और 400 केल्विन, और फिर आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता निकाली जाएगी। दक्षता फार्मूले से निकाली जाएगी 1 माइनस T2/T1, और इनकी वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 400/1600, ये 1/4 आ गया, और इसको 1 से माइनस करेंगे 3/4, यानी इसका परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 75% है। इसका मतलब ये इन दोनों टेम्परेचर्स के बीच में कार्यकारी आदर्श ऊष्मा इंजन, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक है, वो 75% ही दक्षता है। इसका मतलब जितनी ऊष्मा ले रहा है उसका केवल 75% ही कार्य में बदल रहा है, बाकी 25% इसकी जो है ऊष्मा नष्ट हो जा रही है। तो इस तरह से हमारा जो काल्पनिक इंजन है उसकी भी दक्षता हम 100% नहीं सोच सकते। तो कार्नो ने जो बहुत बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हम काल्पनिक इंजन की भी दक्षता 100% नहीं सोच सकते, यानी हमारे पास जो सबसे मोस्ट इफिशियंट यानी सबसे ज्यादा दक्ष इंजन, जिसको काल्पनिक इंजन कहा जाता है, उसकी भी दक्षता दिए गए टेम्परेचर्स के बीच में कार्य करने के लिए लिमिटेड है। इन टेम्परेचर्स के बीच में कार्य करने के लिए हमारे कार्नो इंजन की दक्षता लिमिटेड है, 75% ही है। 100% या इसके इर्द गिर्द भी हम नहीं पहुंच सकते। तो इस तरह से कार्नो ने जो काल्पनिक इंजन बनाया उसका बहुत बड़ा महत्व है कि हम कल्पनाओं में भी उस दक्षता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम ऊष्मा इंजन बनाएंगे, प्रैक्टिकली जो भी इंजन बनाएंगे, वो निश्चित रूप से 75% से कम दक्षता वाला होगा अगर वो इन तापमानों के बीच में वर्क कर रहा है। तो कोई भी ऊष्मा इंजन जब बनाएंगे उसकी दक्षता हमारे कार्नो इंजन से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती, उससे कम या काफ़ी कम ही रहेगी। तो इस तरह से कार्नो ने इंजन की दक्षता के लिए एक अपर बाउंड यानी ऊपरी सीमा तय कर दी है, जिसके अंतर्गत ही हमें किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता मिलेगी। इसके बराबर या इससे ज़्यादा मिलने के कोई चांस नहीं है। तो ये रहा टॉपिक आदर्श ऊष्मा इंजन और उससे जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल।